नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर रट्टा मारने के बाद भी एक पहेली बना रहता है, भारत का राजनीतिक नक्शा। अगर नक्शे को देखकर दिमाग में राज्यों की एक उलझी हुई तस्वीर बनती है, तो यकीन मानिए, आज इस जटिल नक्शे को हम एक बहुत ही शानदार और तार्किक तरीके से डिकोड करने वाले हैं। ये वो मूल समस्या है जिसका सामना अक्सर होता है। नक्शा सामने आते ही ऐसा लगता है कि इतनी सारी जानकारी को एक साथ कैसे याद रखा जाए। समाधान रटने में बिल्कुल नहीं है। आंख मूंद कर रटने के बजाय हम पूरे नक्शे को छोटे छोटे तार्किक और आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बांटने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच है ना, बस यही इस पहेली को सुलझाने की मास्टर की है। तो चलिए आज के इस विजुअल रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहला, एंकर्स और दक्षिण। दूसरा, पश्चिमी तटीय मार्ग। तीसरा, उत्तरी भाषाई श्रृंखला। चौथा, पूर्वी रेखाएं और मध्य विसंगतियां। पांचवा, उत्तर पूर्व को डिकोड करना। और छठा, द्वीप समूह। नक्शे को ऐसे टुकड़ों में बांटने से कोई दिमागी बोझ नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंकर्स और दक्षिण की, यानी हमारी नींव का निर्माण। देखिए, जब भी हम नक्शा देखते हैं तो राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य तुरंत नजर आ जाते हैं, लेकिन असली नींव नीचे से शुरू होती है। हालांकि नीचे जाने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण नंबर पर गौर करते हैं, 31। ये 31 अक्टूबर 2019 की उस अहम तारीख को दर्शाता है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये हमारे नक्शे के सबसे ऊपरी और पक्के एंकर्स हैं। अब सीधे नक्शे के बिल्कुल निचले हिस्से पर आते हैं, जिसे साउथ जोन कहते हैं। अगर इस निचले आधार को हमने पक्का कर लिया तो एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन मिलेगा जिस पर बाकी का नक्शा आसानी से खड़ा किया जा सकता है। ये एक क्षेत्र असल में 5 आपस में जुड़े हुए राज्यों का एक सेट है। चलिए इन 5 राज्यों की पहेली सुलझाते हैं। बिल्कुल बाईं तरफ किनारे पर केरल है, जहां मलयालम बोली जाती है, और ठीक उसके साथ दाईं तरफ है तमिलनाडु, जहां तमिल बोली जाती है। मतलब मलयालम और तमिल एकदम साथ साथ। इनके ठीक ऊपर बाईं ओर कर्नाटक और दाईं ओर आंध्र प्रदेश बैठते हैं, और हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही काटकर तेलंगाना को बनाया गया है। बस इन 5 को मिला दीजिए और साउथ जोन एकदम तैयार है। अब बारी है दूसरे हिस्से की, पश्चिमी तटीय मार्ग, व्यापार और सपने। दक्षिण की नींव पक्की करने के बाद अब समुद्र तट के सहारे ऊपर चलते हैं। ये मार्ग समुद्र, व्यापार और महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। भारत का ज्यादातर व्यापार समंदर के रास्ते होता है, और गुजरात अपने शानदार व्यापारिक इतिहास के लिए मशहूर है। इसलिए ये हमेशा पश्चिमी किनारे पर टिका है। और उसके ठीक नीचे है सपनों की नगरी महाराष्ट्र, जो इसी समुद्री मार्ग से मजबूती से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे 2 विशाल राज्यों के बीच में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा मजे से बैठा है। समंदर के किनारे 2 बड़े दिग्गजों के बीच छुट्टियां मनाता हुआ गोवा, है ना? इसे याद रखना बिल्कुल आसान। तीसरा हिस्सा है उत्तरी भाषाई श्रृंखला, भाषा से जुड़ाव। पश्चिम का हिस्सा पूरा करने के बाद सफर उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर भारत के राज्यों को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उनकी भाषाएं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बहती हैं। देखिए कैसे सबसे बड़े राज्य राजस्थान की मारवाड़ी भाषा ऊपर बढ़ते हुए हरियाणा की हरियाणवी में घुल जाती है। हरियाणा से आगे हरियाणवी का हल्का सा लहजा पंजाब की पंजाबी से जुड़ता है, और यही पंजाबी भाषा आगे जाकर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं तक पहुंच जाती है। बस भाषा के प्रवाह के साथ बहते जाइए। उत्तर भारत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को देखना होगा, और याद रहे, इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। इसलिए ये दोनों नक्शे में हमेशा साथ साथ बैठे दिखते हैं। इन सब के बीच ठीक हमारे शरीर की तरह नक्शे के थोड़े से बाईं ओर धड़कता है भारत का दिल, हमारी छोटी सी लेकिन बेहद अहम दिल्ली, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सुरक्षित है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पूर्वी रेखाएं और मध्य विसंगतियां, बीच की पहेली। उत्तर का सफर तो शानदार रहा। अब पूर्व की ओर बढ़ते हैं। पूर्व की ओर जाते ही राज्यों की एक बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन दिखती है। सबसे ऊपर बिहार, उसके नीचे झारखंड और उसके ठीक नीचे ओडिशा। ये तीनों एक परफेक्ट लाइन में अलाइंड है, और इस पूरी लाइन से थोड़ा दाईं तरफ खिसका हुआ है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के दाईं ओर ईस्ट बंगाल है, जो अब बांग्लादेश है। इसलिए नक्शे की सीमा पश्चिम बंगाल पर आकर एक अलग ही पैटर्न बनाती है।
अब नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच बची हुई खाली जगह पर नजर डालते हैं। ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ है। इसे याद रखने का सबसे मजेदार तरीका है इसे एक रूठे हुए नाराज फूफाजी मानना, जिनका अपने आसपास के राज्यों के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। कभी ये झारखंड से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो कभी ओडिशा से। ये मजेदार एनालॉजी छत्तीसगढ़ की सटीक लोकेशन कभी भूलने नहीं देगी। 5वां हिस्सा, उत्तर पूर्व को डिकोड करना, मामा के घर की यात्रा। अब हम भारत के नक्शे के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे उलझे हुए हिस्से में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसे नक्शे की तरह नहीं, बल्कि गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाने की मजेदार यात्रा की तरह सोचिए। मामा के घर घुसने के लिए चिकन नेक नाम के एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो पश्चिम बंगाल में है। और हाँ, इस रास्ते में घुसने से ठीक पहले एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जो नेपाल और भूटान के बीच बड़ी ही अनोखी तरह से सैंडविच बना हुआ है। जैसे ही चिकन नेक से अंदर जाते हैं तो मेहमान नवाजी में सबसे पहले क्या मिलता है? चाय और पानी। यही हमारा पहला शानदार निमोनिक है। चाय की पत्तियां असम से आती हैं और चाय बनाने के लिए जो पानी चाहिए वो हमें बादलों के घर यानी मेघालय से मिलता है। तो असम और मेघालय हमेशा चाय पानी के रूप में एक साथ बैठे नजर आते हैं। चाय पानी के बाद नक्शे के इस हिस्से के बिल्कुल नीचे चलते हैं। यहाँ हमारा दूसरा निमोनिक काम आता है। एकदम नीचे दो राज्य ऐसे बैठे हैं मानो दो पक्के दोस्त हों। मिजोरम का मी और त्रिपुरा का त्र मिलाकर बनता है मित्र। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नक्शे के इस कोने को पूरी तरह से कवर करते हैं। उत्तर पूर्व में अब बस 3 राज्य बचते हैं और मजे की बात यह है कि वे एक सीधी वर्टिकल लाइन बनाते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और उसके नीचे मणिपुर। बस बिना किसी कंफ्यूजन के उत्तर पूर्व की ये 3 अलग अलग पार्टियां, चाय पानी, मित्र और ये सीमा रेखा, एकदम आसानी से दिमाग में छप जाती हैं। और आखिर में छठा हिस्सा, द्वीप समूह, शांतिपूर्ण बाहरी क्षेत्र। मुख्य भूमि की पहेली तो सुलझ गई। अब इस भौगोलिक यात्रा को पूरा करने के लिए पानी में तैरते हुए शांत और एकांत क्षेत्रों की ओर चलते हैं। ये द्वीप समूह असल में याद रखने में सबसे आसान है। एक तरफ लक्षद्वीप है और दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार। क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच स्थित हैं, इसलिए इन्हें मुख्य भूमि के बॉर्डर्स वाली किसी भी पहेली में उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल आज़ाद हैं। तो हमने देखा कि कैसे दिशाओं, भाषाओं, मजेदार कहानियों और निमोनिक्स के इस्तेमाल से ये नक्शा एक डरावनी पहेली से एक दिलचस्प कहानी में बदल गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्थानिक चंकिंग या बिल्डिंग ब्लॉक तरीके से दुनिया के और किन जटिल नक्शों को डिकोड किया जा सकता है। अगली बार जब भी कोई नक्शा सामने आए तो नाराज फूफा जी या चाय पानी वाली ट्रिक को जरूर आजमाइएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्लोर करते रहिए।